तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कल की वीडियो की मोनिंदर को डराया गया होगा जो युवराज मेहता का केस था उसके अंदर, क्योंकि वही चश्मदीद गवाह था। हालांकि गवाह तो बहुत सारी थी, पूरी पब्लिक थी वहां पर, लेकिन एक्चुअली में उसको गवाह बना दिया गया क्योंकि उसने कोशिश करी उस लड़के को बचाने की, जिसकी वजह से वो गवाह बन गया। लड़का सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। ये बताएंगे क्या हुआ? ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस अब बन गया। तो उसके बाद में उसने जो भी भड़ास थी उसके दिल की, जो उसने एक्चुअली में वहां पर देखा, जनता ने देखा सारी ने कि ये चीजें हुई थी, लेकिन भैया ये आगे आया जिसने भाई बताया कि इस तरीके की चीजें हुई थी। अब उसी को धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि भाई तू हमारे खिलाफ में ऐसे बयान क्यों दे रहा है कि पुलिस इनएक्टिव थी, फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं थे वहां पे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वाले कुछ नहीं कर रहे थे, एनडीआरएफ वाले कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब उसने बताया जो चीजें हुई, क्योंकि वो खुद रस्सा लेके घुसा है पानी के अंदर रात के 2 बजे और जिनका काम है वो नहीं घुसे। तो इस तरीके से जो इसने सच्चाई बताई तो पुलिस महकमा थोड़ा सा खलबला गया कि इस तरीके की चीजें कैसे बोल दी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि न्यूज वायरल हो गई। परसों दोपहर 12 बजे मेरे पास कॉल आई थी कि मोनिंदर थाने आओ, आपसे हमको बात करनी है कुछ। तुमने ये बयान क्यों दिया है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, इस भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमको और तुमको यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। उन्होंने बोला वीडियो में एकदम तुझे हमारे समर्थन में बोलना है, वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे ऐसे बोलना है तुझे सारी चीज। तो अब इन्होंने रियलिटी बताई कि क्यों इनका बयान पलटा था, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्हें धमकाया था। दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि जियो एयरटेल वीआई जून 2026 में और ज्यादा गर्मी लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये 15% तक टैरिफ हाइक करेंगे जून के वक्त में। ये 5G इन्वेस्टमेंट का बहाना बना रहे हैं कि हमने 5G के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, उसकी रिकवरी हमको करनी है। इसी के साथ साथ ARPU का तो ये बहाना कई सालों से मार रहे हैं कि एवरेज पर यूज़र इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, उसको हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड तक लाना है, चाहे किसी के पास में उतनी सैलरी हो ना हो, लेकिन इनको उस स्टैंडर्ड तक लेके आना है। इसी के साथ साथ भैया प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में हमें ध्यान देना है, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। तो यानी कि 15% के हिसाब से अगर जो 299 रुपये वाला प्लान है वो 344 रुपये तक का हमें पड़ सकता है। और हर एक प्लान के अंदर अगर 15% बढ़ा के देखा जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका प्लान कितना महंगा पड़ेगा जून के बाद में। दोस्तों आपको मालूम भी नहीं चला होगा कि एसुस ने स्मार्टफोन की मार्केट में से साइलेंटली एग्जिट कर लिया है। लास्ट टाइम पे आपने ज़ेनफोन कब देखा था, रोग फोन की लॉन्चिंग आपने कब देखी थी, उसको भी 2-3 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने तय किया है कि भैया ये कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करने वाले हैं। अब ये ध्यान देंगे AI हार्डवेयर के ऊपर, कमर्शियल PC के ऊपर, इसी के साथ साथ AI रोबोट के ऊपर, स्मार्ट ग्लासेस के ऊपर, जहां पर ये अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं ये वहां पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब चैलेंज करेंगे स्मार्टफोन की मार्केट को। हालांकि अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा पूरी तरीके से एग्जिट हो रहे हैं, लेकिन हाँ इन्होंने साइलेंटली एग्जिट ले ली, क्योंकि कई सालों से इनका कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ ही नहीं है। क्या पता कोई तहलका मचा दे, लेकिन फिलहाल के लिए तो भैया जलवा खाली सैमसंग और एप्पल ही दिखा रहा है, जिसकी वजह से बाकी की ब्रांडों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ऊपर से शाओमी, वन प्लस और बाकी की कई सारी ब्रांड हैं, जिसकी वजह से एसुस ने कहा भाई हमारा जम नहीं पा रहा है, हमारा जो रोग सीरीज़ था, हमारा जो ज़ेनफोन था भैया वो नहीं चल पाया, तो जिसकी वजह से अब हम बताते ही नहीं किसी को, हम बंद कर दिया हमने डालना फ़ोन। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर र्यूमर्स 1 सेकंड के अंदर फैल जाते हैं। कोई भी पोस्ट वायरल हो गई तो भैया र्यूमर फैल गया। एंड्रॉइड हेडलाइन ने एक ऐसा र्यूमर फैला दिया कि वन प्लस का ग्लोबल बिजनेस स्लो हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट इनको कैंसिल करने पड़ रहे हैं। यूरोप के अंदर, US के अंदर टीम रिड्यूस कर रहे हैं, चाइना से जो सेंट्रल कंट्रोल है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से अब इंडिया के अंदर से भी शायद ये शटडाउन हो सकता है। तो इस खबर के फैलते ही कई सारे लोगों में ऐसी क्यूरियोसिटी जागी कि भैया जिनके पास में वन प्लस का फ़ोन है कि यार अब हमारा क्या होगा, वन प्लस तो बंद होने वाला है, शटडाउन होने वाला है। जिसके बाद में खुद वन प्लस के CEO रॉबिन लियो ने X के ऊपर ये स्टेटमेंट दी कि वन प्लस इंडिया ऑपरेशन एज यूजुअल चल रहा है, जैसे था वैसे ही चल रहा है, और ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो फेक है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर आप मत फंसो। और एंड में लिख दिया नेवर सेटल्स। दोस्तों दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन ये बोल दे कि भैया बच्चों को GTA 6 नहीं खेलनी है, इस तरीके की बात भाई कोई नहीं मानने वाला,
कोई नहीं मानने वाला इस बातों को, क्योंकि रशिया के पॉलिटिशियन ने डिमांड करी है कि GTA 6 के ऊपर कंट्री में बैन लगना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेल स्ट्रिपर्स दिखाए जा रहे हैं। तो मतलब क्या तुमको क्या फीमेल स्ट्रिपर ही देखने हैं, मेल स्ट्रिपर नहीं देखने? तो मतलब ये गेम है, सिर्फ एक गेम है और उसको गेम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब एक ऐसी गेम है जहाँ पर फ्री में कहीं भी रोम कर सकते हैं, किसी की भी लग्जूरियस कार उठाओ जो कभी सपने में हम खरीद भी नहीं सकते, वो वाली कारें चलाते हैं। तो वो एक गेम है, उसके ऊपर इस तरीके की बात करना मतलब बिल्कुल ही मतलब अजीब सा ही लग जाता है। तो मतलब हाँ ठीक है, उसके अंदर ऐसा फीचर डाल देना चाहिए जिससे कि सेंसर कर पाए चीज़ों को। अगर हाँ उसमें 2 वर्जन आने चाहिए, एक अनसेंसर्ड एक सेंसर्ड, तो शायद कुछ हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि GTA 5 भी, GTA सैन एंड्रियास भी सभी मतलब ऐसी ही थी। मतलब उसमें कई लोग बना देते हैं ना हॉट कॉफ़ी वगैरह, मतलब कई सारी चीज़ें कर देते हैं जिससे कि अनलॉक हो जाती है कई सारी चीज़ें। तो ये तो गेम है, इसके मॉड कई सारे आएंगे, कौन रोक पाएगा। दोस्तों यूएस पे ट्रस्ट करना अब ऐसा हो चुका है कि कोबरा को आप अपने गले में लटका के घूमो और ये सोचो कि भाई वो काटेगा नहीं, भाई कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ कर ही देगा। दरअसल यूएस अब ग्रीनलैंड के अंदर अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतार रहा है और ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ फ्लाइट मूवमेंट चल रही है, मतलब दिखावा चल रहा है, कुछ प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, हमारे पास फाइटर जेट है, ये देखो। तो इस तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं और वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है और ज़्यादा मिलिट्री भेज दी है ग्रीनलैंड के अंदर। अब जिसके बाद में यूएस शायद ये दिखाना चाह रहा है कि अच्छा तुम मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हो इस तरीके से, तो लो हमारे एयरक्राफ्ट देख लो। जिसके बाद में डेनमार्क ने क्लेम किया है कि ये जो मूव हम कर रहे हैं वो चाइना रशिया रिलेटेड जो सिक्योरिटी कंसर्न है यूएस के, उसी की वजह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस लोकेशन को और ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं अपनी मिलिट्री बढ़ाकर। लेकिन यहाँ पर यूएस भी एक तरफ से ये चीज़ें दिखा रहा है कि भैया मिलिट्री तो हमारे पास भी है। तो यहाँ पर यूएस, डेनमार्क या कह लो यूरोप के बीच में अब टेंशन बढ़ती चली जा रही है ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके, जहां पर डेनमार्क ने नेटो अलायंस को भी कहा है कि भाई आप भी अपने एयरक्राफ्ट और शिप सोल्जर भेजो यहां पर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिवाय मतलब हालांकि यूएस भी है नेटो के अंदर, लेकिन फिर भी यूएस को छोड़ के बाकी कंट्रीज से अपील की है कि भाई आप भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ाओ, वरना यूएस तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अगर दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे हो तो आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा सावधान, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर एक बहुत ही तगड़ा स्कैम हुआ है। 29 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही थी, जिनको मिला विजय राज नाम का एक दूल्हा, जो बता रहा था कि भैया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, 715 करोड़ रुपए का एसेट्स है, उसके पास में मल्टीपल बिजनेस रन करते हैं, और इसी तरीके से वो मिला था। और वो लड़का था एक्चुअली में एक फ्रॉडस्टर, स्कैमर या जो भी कहते हैं उसको। वो दरअसल अपनी वाइफ को सिस्टर बना के इंट्रोड्यूस करता है, जब जाते हैं ना फैमिली वाले मिलने के लिए, तो ये मेरी सिस्टर है, और बात होती है रिश्ते की, सब चीज़ें तय हो जाती हैं। उसके बाद में काफ़ी लंबे वक्त तक लड़की लड़के से बात भी कर रही होती है, और उसी बातों में वो काफ़ी ज़्यादा लगाव में आ जाती है उस लड़के के साथ में, और ट्रस्ट कर लेती है कि हाँ ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जिसके बाद में लड़का अपना पहला स्टेप डालता है ये कह के कि ईडी ने रेड मार दिए, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से पेमेंट जानी थी कई सारी, वो हो नहीं पा रही है, और थोड़ा सा सैड दिखाने की कोशिश करता है, मैं बहुत बड़ा मजबूर हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, इस तरीके की बातें करता है। फेक कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता है लड़की को कि ये देखो ये है, पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और लड़की भी, क्योंकि भाई होने वाला पति है उसका, और वो उसके लिए कुछ पैसे वैसे जो जोड़ रखे होते हैं वो करके दे देती है, अपने रिश्तेदारों से पैसे ला के दे देती है। इसके बाद में लोन भी ले लेती है कई सारे बैंकों से, लड़का ही करवाता है वो लोन, की तुम्हारे नाम पर लोन करवा देते हैं, और बहुत तगड़ा बिजनेस है, उसमें पैसे तो आ ही जाएगा वापस। तो वो करोड़ों रुपए का लोन भी ले लेती है अपने ऊपर अलग अलग बैंकों से, जिसके बाद में 1,75,00,000 रुपए वो उस लड़के को अब तक दे चुकी होती है। जिसके बाद में जब पैसा रिटर्न की बारी आती है कि ये पैसे मुझे वापस कर दो, कुछ रिश्तेदारों को पैसे देने हैं, तो वो कुछ लाख रुपए देता है, 22 लाख के करीब में देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं पैसे वापस भी करता हूँ, तो ताकि उसको ये दिखा के और भी ले लूँगा। जिसके बाद में लड़की मना कर देती है और देने से, तब जाके मालूम चलता है, क्योंकि लड़का फिर निकल जाता है उधर से, फिर मालूम चलता है कि भैया वो लड़का तो एक फ्रॉडस्टर था, और वो जो लड़की दिखाई जा रही थी उसकी बहन, वो एक्चुअली में उसकी पत्नी थी। दोस्तों बांग्लादेश ने बड़े ही चौड़ में आके कह दिया था कि इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है इंडिया के अंदर। और इसके बाद में अब बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल रखा है कि आपको तुरंत जवाब देना होगा, आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है आईसीसी के इवेंट के अंदर। अगर आप नहीं करते हो तो आपको हटाकर हम आपकी रिप्लेसमेंट में स्कॉटलैंड की टीम ले आएंगे। तो अब बांग्लादेश के पास में सिर्फ
एक ही ऑप्शन है, इंडिया के अंदर आके खेलना पड़ेगा, या फिर नहीं खेलते तो स्कॉटलैंड खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है बांग्लादेश के सपोर्ट में कि भैया अगर बांग्लादेश चाहे तो हम आपका इवेंट वहां रखवा देते हैं पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो तुम दोनों आपस में खेल लो वहां पे। आईसीसी का इवेंट तो इंडिया के अंदर ही होने वाला है, ये तो खैर कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आईसीसी अगर इजाज़त देगी तो हम पाकिस्तान में रखवा लेंगे। भाई ज़रूरत ही नहीं है, कोई देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो यहाँ पर स्कॉटलैंड का फ़ायदा हो जाएगा और बांग्लादेश का हो जाएगा मोटा लॉस, क्योंकि बांग्लादेश को आईसीसी ऐसे ही पार्टिसिपेट करने के $2,25,000 देता है, यानी कि करीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास में मिल जाएंगे। ऊपर से जो मैच फी होती है, जो बोनस मिलता है प्लेयर्स को, वो भी करोड़ों में होता है। अगर आप सभी पूरे टीममेट का देख लो मैच फी लगा के, तो वो भी करोड़ों में हिसाब बैठ जाता है। ऊपर से ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो मिलती है उसका अलग रहता है, उसका तो इससे भी ज़्यादा तगड़ा मामला रहता है। तो बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप ना खेलने से मोटा मोटा 10 से 15 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। तो देखने वाली बात ये होगी कि कल तक बांग्लादेश कैसे शर्मिंदगी के साथ हाँ करते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, सियालकोट कंटेनमेंट के अंदर ये रिबन कटिंग करने पहुंच जाते हैं पिज्जा हट के आउटलेट के लिए। अब देखो, ये भी एक अजीब सी बात हो जाती है कि पिज्जा हट जैसे आउटलेट के अंदर भी एक डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है रिबन कटिंग के लिए। चलो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद में पिज़्ज़ा हट के ऑफिशियली कहने लग जाते हैं कि ये जो आउटलेट खुला है अनऑथराइज है, ये फेक है, ऐसा हमने कोई परमिशन ही नहीं दी खोलने के लिए। जिसके बाद में पिज़्ज़ा हट कंपनी ने खुद एक कंप्लेंट फाइल कर दी इनके खिलाफ अथॉरिटी को कि भैया इस तरीके से हमारे ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी और रेसिपी को फॉलो नहीं करती है, ये वाली ब्रांच जो हमारी है नहीं, हमारे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से कंप्लेंट की गई। तो आप सोच के देखो, पाकिस्तान के नेशनल लेवल के मिनिस्टर जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, दूसरी कंट्रियों में जाते हैं ये बातें करने के लिए अपनी कंट्री की, और इनको ये तक नहीं मालूम था, इनका जो भी इंटेलिजेंस थी या जो भी होते हैं इनके मतलब आसपास में घूमने वाले चमचे, उनसे ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि ये जो पिज़्ज़ा हट के ऊपर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर, वो असली है या नकली है। बस कैची लेके पहुंच गए रिबन काटने। दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक इंडियन उबर ड्राइवर जो कि यूके के अंदर टैक्सी चलाती है, उसने एक पैसेंजर को गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया, एक तरीके से उसको हॉस्टेज बना लिया, किडनैप कर लिया, ब्लॉक करके गेट की, जब तक तुम मुझे टिप नहीं दोगे, मतलब एक तरीके से रैंसम ही हो गया कि जब तक ये मुझे रैंसम नहीं मिलेगी ये गेट नहीं खुलेगा। तो उस तरीके से इस महिला ने उस पीछे वाली फीमेल पैसेंजर के साथ में कर दिया कि जब तक मुझे टिप नहीं दोगे मैं ये गेट नहीं खोलूंगी। और बहस होती रही दोनों के बीच में, न जाने 3-5 मिनट तक होती रही, जहां पर ये गेट खुला नहीं खुला पता नहीं, क्योंकि वीडियो 3 मिनट की Could you just थी। open the door, please? No, tips please. No, I don't want to tip you. Could you just open Why? the door? No, this is a rule here in this country. You have to give me the tips. No, it's not. I've never given any other Uber driver a tip. Look, I need to get out. I don't care. I need tips because I give you that service. I drive from a long distance. Well, it's not Yeah, really I been need the best service. This car is a mess. And you're asking for a tip despite the fact of the mess. Mrs. here, not there. You are okay. Your seat is clean. Here, don't look at it. Give me the tips, get it out. Can't you just let me out? I have paid for this service. No, you paid the okay. You paid whatever that will go to that company. I need tips for myself. Okay. I've paid for the ride. I need tips. That is the rule. Do you understand? You are not understanding what I'm saying. I have understood that you want a tip. Yes. But tips are optional. You don't I ask know. for Who them. says it's optional? It's a mandatory in this country. You don't know the rules. You people are really. It's a problem. If you want taxi, you want a car ride, and you don't know the rule at all. I have never ever paid for tips ever in my I life. don't care. I need am tips. here. I can see the building. People are waiting for me inside. Just let me out the car. No. No. This door will not open. I No will break way. the window. No way. I'll call the police. No way. I will call the police because the fact that you're No, not because letting the me rule out. is here. Police don't support you. Police will support me. Do you understand? You are holding me hostage No, in this car. I am not holding. I am saying politely, madam, can you give me the tip? This is the rule of this country. Don't break the rule. Understand? Yes, but you never No. explained that when I ordered the Uber. No, have I come- know it. You know it already. Okay, fine. I said last time, give the tips. Otherwise, just sit there and sleep. Okay?
No, because I need to be in this place. People are waiting for me inside. People are waiting for me also. You know that I'll go somewhere else. I have to pick up somewhere, but I'm not doing also. I can't do that because of you. Why don't you understand? Well, I'm pretty sure you're losing more money by waiting here asking for me to give you a I tip. need tips. That's the rule. You need to pay. Then I'll allow you. Okay, look, I need you to let me out of this car right now, okay? No, I am not going to let out bastard. Stop, stick here, pay the tips, go. No, you are not listening to me. I need you to let You me are out not of this car listening. now. No, Just sit there quietly. Shh, shh. no, I'm not taking this. no, I'm not oh. taking this. If you break, I'll call the police. Don't make a mess, okay? Sit here, stop, shh, calm down. I Give the cannot tips believe you and right go now. gently. No, don't create the scene, please. No, I need to get out Stop. of this car. I said don't create the scene. I do Just not care. sit there. You're the one creating the scene, not me. I'm asking, it's a rule. Give me the tips, then I'll allow you. No problem. No, please. The door's not opening. तो यहाँ पर ये महिला कह रही थी कि यूके के अंदर टिप मैंडेटरी है, जबकि ऐसा कोई रूल है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उस फीमेल पैसेंजर के साथ में किया गया, उसको देख के थोड़ा सा मतलब दुख तो होता ही है कि कैसे कैसे लोग हैं जो कि यूके के अंदर काम करने जाते हैं, उसके बाद में ज़बरदस्ती लोगों से इस तरीके से टिप की भीख मांगते हैं। दरअसल उस महिला को किसी काम से वहाँ पर जाना था, कोई उसका वेट भी कर रहा था, लेकिन ये महिला दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। कह रही थी कि टिप नहीं दोगी जब तब तक मैं ये गेट नहीं खुलने दूंगी, और अगर तुम्हें टिप नहीं देनी है तो पीछे आराम से सो जाओ। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एरिया से टेररिस्टों का एक बंकर मिला है जो कि जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने ग्रेनेड भी फेंका था आर्मी के ऊपर। उसके बाद में बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जहां पर जो बंकर मिला उनका वो थोड़ा कारगिल टाइप का था। मतलब आपने मूवी देखी होगी ना लक्ष्य की, किस तरीके से ऊपर की चढ़ाई थी। तो उन्होंने भी 12,000 फीट के ऊंचाई वाले पहाड़ पे अपना बंकर बना रखा था, जिससे कि वो एनकाउंटर सरवाइव कर गए और उसको एस्केप भी करके निकल गए। लेकिन जो उनका ठिकाना था, जो बंकर बना रखा था उन्होंने, वो इतना तगड़ा बना रखा था कि मतलब उसमें राशन पानी सब कुछ था। उसमें सिलेंडर भी था LPG का, उसमें मैगी के सैकड़ों पैकेट थे, इतने पैकेट थे कि पूरी सर्दी सर्वाइव कर जाए। वो राइस था, वेजीज थे, और भी कई सारी चीज़ें थी जो ज़रूरत होती है रुकने के लिए, मतलब कंबल रजाई वगैरह, ये सारी चीज़ें भी थी। मतलब पूरे तैयारी के साथ में वो उस इलाके में बैठे हुए थे। फिलहाल के लिए इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिला है इनको, तभी जाके इतना सारा इन्होंने राशन पानी सिलेंडर वगैरह सब वहाँ पे रखा हुआ था बसा के, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंकर बताया जा रहा था जिसके मल्टीपल एग्जिट थे, और इसी के साथ साथ वहाँ से वो देख भी पा रहे थे कि मतलब कहाँ पे आर्मी की कहानी है। तो यहाँ पर 4 लोकल्स को डिटेन किया गया है, और इसी के साथ साथ मैगी के ऊपर बात यूँ हो रही है, क्योंकि कई सारे मैगी के पैकेट वहाँ से मिले हैं कि मतलब यहाँ पर मैगी कौन बेच रहा था कौन नहीं बेच रहा था, जिसकी मैगी इतनी सारी ऊपर ला के रखी गई। तो मतलब अब जांच पड़ताल होगी कि कौन मैगी का सप्लायर है, किसने इसको बेची अब तक। तो ये सारी बातें अब खैर इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो होगी ही।